विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। आज हम प्रेमचंदोत्तर युग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद्र युग के कहानीकार, कहानियाँ और उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया है। और उसी क्रम में आज हम प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकारों के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। यहाँ एक सवाल उठता है कि प्रेमचंद युग के बाद प्रेमचंदोत्तर युग क्यों आया? इसको अलग करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्या इतने बड़े कहानीकारों के होने के बाद या इतने बड़े साहित्यकारों के होने के बाद क्या दूसरे साहित्यकारों ने अपना एक अलग से मुकाम या अपना अलग से स्थान बना लिया था? तो इस बारे में जब चर्चा करते हैं तो ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद काल या प्रेमचंदोत्तर काल के जो लेखक रहे हैं या जो कहानीकार रहे हैं, उन पर निश्चित रूप से प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद का प्रभाव रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते कि उन पे कोई प्रभाव रहेगा ही नहीं, क्योंकि जो अच्छाइयाँ हैं उनका प्रभाव रहता है और उनका प्रभाव दृष्टिगोचर रहा भी है। फिर भी हम कह सकते हैं कि इस युग के कहानीकारों ने प्रेमचंद और प्रसाद की जमीन से हटकर अपनी कहानियाँ लिखी और उनकी प्रवृत्तियाँ जो है वो भी प्रेमचंद और प्रसाद से काफ़ी हद तक हटकर थी, अलग थी। और कहानियों की संख्या भी काफ़ी अधिक थी। ये नहीं कि 2-4 कहानियाँ लिख दी गई हो, ऐसी बहुत सी कहानियाँ इस युग में लिखी गई जो इनसे हटकर भी रही और इनके प्रभाव वाली भी रही। लेकिन हटकर लिखी जाने वाली कहानियाँ, कहानी के विकास को एक नया मार्ग देने वाली कहानियाँ इस युग में लिखी गई, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब एक बात और हमारे सामने आती है, तो फिर ये कहानियाँ किस तरह की लिखी गई? क्या ये कहानियाँ एक ही तरह की लिखी गई, एक ही धारा में लिखी गई, या भिन्न भिन्न धाराएं एक ही समय में साथ साथ चली? तो इस बारे में भी हमारे विद्वानों का मानना है कि इस युग में भी कहानियों की 2 धाराएं चली और वही उभर करके हमारे सामने प्रमुख रूप से आती है। पहली धारा थी मनोविश्लेषणवादी धारा की कहानियाँ। मनोविश्लेषणवादी धारा की कहानियाँ, जिसमें जैनेन्द्र और अज्ञेय प्रमुख रहे। इनकी कहानियाँ इस तरह की धारा को, इस तरह की विशेषताओं को छूते हुए लिखी गई। दूसरी जो धारा रही वो थी मार्क्सवादी धारा की कहानियाँ। जो मार्क्स ने सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों को प्रमुखता देते हुए ये कहानियाँ लिखी गई, जिनमें दलित वर्ग के उत्थान की बात होती थी और जो उच्च वर्ग है उसका विरोध मिलता था। इन कहानियों को लिखने वाले में प्रमुखतः यशपाल है, मनमथनाथ गुप्त है, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, नागार्जुन है, अमृत राय है, भैरव प्रसाद गुप्त है, रागी राघव है। इन लोगों के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। तो अब आपके ये बात तो समझ में आ गई होगी कि प्रेमचंद और प्रसाद के प्रभाव से मुक्त होकर के उनके बाद के युग में कहानियाँ लिखने वाले लेखकों ने भी कहानियाँ लिखी, और ये नहीं कि कोई एक रूप में कहानियाँ लिखी हो, इसमें भी 2 प्रमुख धाराएं चली और उसमें जैनेन्द्र, अज्ञेय और यशपाल आदि का बहुत बड़ा योगदान इस युग की कहानियों में माना जा सकता है। तो हम आगे जब चलते हैं तो सबसे पहले हम आएंगे मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ, कि ये क्या रही ऐसी कहानियाँ जिनको प्रेमचंद और प्रसाद युग से अलग आप कह सकते हैं, एक नया दृष्टिकोण आप कह सकते हैं। तो इस धारा के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख कहानीकार हैं उनकी चर्चा तो हम ऊपर कर चुके हैं कि अज्ञेय और जैनेन्द्र ही रहे हैं। और ये कहानियाँ मनोविश्लेषणवादी होने के कारण इनकी कहानियों में सामाजिक जीवन से अधिक व्यक्तिगत मन की कहानियाँ अधिक है, अर्थात ये व्यक्ति के मन के भीतर को छूती हुई कहानियाँ चलती है। मन का विश्लेषण, भीतर क्या कर रहा है
बाहर की घटनाओं से इनको अधिक मतलब नहीं है। इसलिए समाज के बारे में कहा है कि ये समाज को ज़्यादा छेड़ती नहीं है, उनको प्रमुख स्थान नहीं देती, बल्कि व्यक्ति और व्यक्ति के मन को, और साथ ही साथ उसके मन का पूरा विश्लेषण करते हुए अपनी बात को रखती है। इसलिए इनकी कहानियों में व्यक्ति का मन है, न कि बाहर की दुनिया। तो अब आते हैं सर्वप्रथम जैनेन्द्र की कहानियों की क्या विशेषताएं रही है। प्रमुख जो कहानीकार हैं जैनेन्द्र, उनकी क्या कहानियों की क्या विशेषता रही है। तो पहली विशेषता के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि इनकी कहानियां चूंकि मनोविश्लेषण की पद्धति पर आधारित थी, इसलिए इनकी कहानियां भी अंतर्मुखी रही। जब मन का विश्लेषण चल रहा है, मन की बात चल रही है, तो कहानियां भी अंतर्मुखी ही होंगी, ये अधिक संभावना बनती है। इसके साथ साथ कथ्य, कहानी के कथ्य में और कहानी के शिल्प में, बुनावट में भी काफ़ी अंतर रहा है, और ये काफ़ी नवीनता लिए हुए रही है जैनेन्द्र की कहानियाँ। और तीसरी जो बात मैंने ऊपर कही है, उसी को इनकी कहानियों की विशेषता भी हम बना सकते हैं कि जैनेन्द्र की कहानियों में बाहरी वातावरण की और बाहरी घटनाओं की अपेक्षा मानसिक वातावरण में घटनाक्रम को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और मन के भीतर जो घटनाएं घटती है, उनके अनुसार ही अनुभूत जो मनोवैज्ञानिक सत्य होता था, उसका उद्घाटन इनकी कहानियों में मिलता है। अर्थात मन के भीतर घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर जो सत्य सामने आता है, मनोवैज्ञानिक सत्य जो सामने आता है, उस सत्य को ये कहानियां बयान करती हुई हमको दृष्टिगोचर होती है। इसके बाद हम कह सकते हैं, जब पूर्व वालों की तुलना करेंगे, तो निश्चित रूप से जब पहले हमारे सामने एक मानदंड स्थापित किए हुए कहानीकार हैं, तो उनकी कहानियों से तुलना भी हो सकती है। तो उनकी तुलना में इनमें क्या चीज़ें कम या अधिक मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि प्रसाद के समान इनकी कहानियों में आध्यात्मिकता, आदर्शवाद और रोमांटिकता नहीं दिखाई देती, उस मात्रा में दिखाई नहीं देती, अर्थात उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाती। बल्कि इनके पात्र सामान्य अच्छाई, सामान्य बुराई, सामान्य दुर्बलताएं, सामान्य सबलताएं जो एक इंसान में हो सकती है, उन सब को लेकर के इनकी कहानियां हमारे सामने आती है। कोई बहुत ऊंची विशेषताएं लेकर के या बहुत निम्न श्रेणी की विशेषताएं लेकर के इनकी कहानियां नहीं है, बल्कि एक सामान्य मनुष्य में जो विशेषताएं हो सकती है, वो विशेषताएं लेकर के इनकी कहानियां हमारे सामने आती है। और यही कारण है कि इनके पात्र उच्च स्तरीय मानवीय भूमि का स्पर्श नहीं कर पाते, उस उच्च स्तर पे नहीं जा पाते इनके पात्र, जहां तक कि प्रसाद और प्रेमचंद के पात्र गए हैं। एक खासियत इनकी कहानियों में मिलती थी कि हमने पूर्व में चर्चा की कि इनकी कहानियां मानसिक वातावरण पर चलती हैं या आत्मविश्लेषण करती है या मनोविश्लेषण करती है। इनकी कहानियां मानसिक वातावरण पर चलती हैं, लेकिन इनके पात्र जो हैं, उनका जो मानसिक वातावरण है, भीतरी जो वातावरण है, उन पर भौतिक वातावरण का प्रभाव भी प्रभावी रहता है, वो प्रभाव उन पर डालता है और उसको नियंत्रित भी करता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह मन के भीतर ही भीतर चलता हो। उस मन के भीतर चलने वाले द्वंद्व में भी आपको बाहरी प्रभाव दिखाई दे जाते हैं, भौतिक प्रभाव दिखाई दे जाते हैं। इसके साथ साथ जैनेन्द्र की कहानियां सामाजिक यथार्थ के बजाय व्यक्ति के मन के यथार्थ की कहानियां कही जा सकती है। तो ये सामाजिक यथार्थ को अपनी कहानियों में उतना स्थान नहीं देते जितना कि व्यक्ति के मन के यथार्थ को में स्थान देते हैं। और यही कारण है कि
इतना कुछ होने के बाद भी इनके साहित्य में, इनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ सूक्ष्म मात्रा में रहता है। अधिक मात्रा में नहीं रहता या बिल्कुल नहीं रहता हो ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ मात्रा में रहता है। अब अगली चीज ये आ सकती है कि इन पर किसका प्रभाव पड़ा। ज्ञानेंद्र अपनी कहानियों में मानव के मन का आंतरिक सत्य और आस पड़ोस के सत्य को ग्रहण कर उसका आकलन करते हुए नजर आते हैं। मानव के भीतर का भी और आस पड़ोस का भी आकलन करते हैं, उस पे विचार करते हैं और उसके बाद वो उसको कहानी में स्थान देते हैं। और व्यक्ति मन की जो उथल पुथल है वो इनकी कहानियों की इस तरह से एक विशेषता बन जाती है। मन की जो उथल पुथल है मनुष्य के, वो इनकी कहानियों की विशेषता बन, अर्थात द्वंद्व तो इनकी कहानियों में भी आपको मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो पूर्व के लेखकों में नहीं थी विशेषता या कमी मान लीजिए, या ऐसी बात मान लीजिए जो पूर्व का साहित्यकार नहीं कहना चाहता था, वो इनकी कहानी में दिखाई दे जाती है। वो है जहाँ तहाँ इनकी कहानियों में यौन कुंठा हमको नजर आती है। इसके साथ साथ इनकी कहानियों में जो मुख्य विषय है वो इन्होंने नारी का रखा है। प्रसाद ने नारी रखा है, लेकिन बराबर में पुरुष को भी स्थान दिया है, अन्य घटनाक्रम को भी इन्होंने स्थान दिया है। और नारी भी इनके जो पात्र रहे हैं वो कैसी नारी रही है कि वो घर के भीतर तो रहना पसंद करती ही नहीं है, उसके साथ साथ वो जो पतिव्रता का पहले एक बंधन हुआ करता था, पातिव्रत्य की जो चार दीवारी उसको घेरे हुए रहती थी, उस चार दीवारी से बाहर निकलकर भी मुक्ति की सांस लेना चाहती है। घर की बंधनों से ही नहीं, बल्कि एक पतिव्रत्य का जो एक चार दीवारी खड़ी कर दी गई थी, उस चार दीवारी से भी ये मुक्त होना चाहती थी। कहानी में घटनाओं को सीधा सीधा वर्णन करने की बजाय संकेतों से कहानी की घटनाक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास ज्ञानेंद्र का रहा है। अर्थात घटनाक्रम का सीधा वर्णन नहीं मिलता, बल्कि ये संकेतों के माध्यम से कहानी का घटनाक्रम आगे बढ़ाते हैं। और यही कारण रहा है कि इनकी कहानियों में चाहे कथानक हो, चाहे पात्र हों, चाहे कहानी की परिस्थितियां हों, उनमें सघनता नहीं आती, बल्कि एक विरलता रहती है, सघनपन कम रहता है इनका। उससे क्या प्रभाव हुआ कि कहानी में घटनाक्रम की, पात्रों की संख्या कम होने से अनुभूति की तीव्रता अधिक हो जाती है। वरना तो घटनाक्रम में आदमी खो जाता है, अनुभूति कम रह पाती है, और इसमें अनुभूति अधिक हो जाती है। इसीलिए इनकी कहानियां कम पात्र होने से, कम घटनाक्रम होने से और कथानक भी बहुत बड़ा नहीं होने से इनकी कहानियां बड़ी प्रभावशाली या प्रभावोत्पादक हो गई थी। नारी की वेदना और उसके त्याग का सुंदर चित्रण इनकी कहानियों में मिलता है, जैसे कि पत्नी नामक कहानी में मिलता है। इसके बाद ज्ञानेंद्र की कहानियां की एक और ख़ास बात है, जो दूसरी भाषा बंगाली में और इधर कह सकते हैं कि रसिया जो रूसी भाषा है उसमें भी एक लेखक हुए हैं, जिनका नाम मैं बाद में आपको बताऊंगा। उनकी कहानियों की जैसी विशेषता थी वो इनकी कहानियों की विशेषता भी है। ज्ञानेंद्र की कहानियों के पात्र अन्याय को तो अनुभव करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उस अन्याय का जो मुखर विरोध होता है, जो खुला विरोध हो सकता है, जो तीव्र विरोध हो सकता है, वो इनकी कहानियों में नहीं मिलता। या ये कह सकते हैं कि कई जगह इनके पात्र
समस्याओं से पलायन करते हुए नजर आते हैं, न कि उनसे संघर्ष करते हुए कि हम समस्याओं से संघर्ष करके उनसे मुक्ति पा लें। जबकि प्रेमचंद के पात्र संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं आपको अंत तक। हाँ, क्रांति नहीं करते वो, लेकिन संघर्ष अंत तक उनका जारी रहता है। इसके साथ साथ तत्सत जैसी कहानियों में बौद्धिक जटिलता आने के कारण इसमें कुछ कुछ नीरसता भी हमको दिखाई देती है। और जहां तक भाषा का सवाल है, इनकी कहानियों में सहजता है, छोटे छोटे वाक्य हैं, और यदि कहानी के प्रवाह में कहीं बाधा उत्पन्न होती दिखाई देती है तो वो व्याकरण की अवहेलना भी वहां कर देते हैं। ये नहीं है कि व्याकरण पर ही ध्यान दें और कहानी के प्रवाह को रोक दें, नहीं, कहानी का प्रवाह नहीं रुकने देते, चाहे वहां व्याकरण की अवहेलना करनी पड़े। और ये जो इस तरह की जो कमियां हैं, इस तरह की जो विशेषताएं हैं इनकी कहानियों की, वो हम सबको अपनी तरफ प्रभावित करती है, अपनी तरफ खींचती है। और अब मैं हिंदी साहित्य में इनका स्थान या विश्व साहित्य में इनके स्थान की बात करूं तो मैंने ऊपर जो बताया कि इनके पात्र समस्याओं के सामने एक बार खड़े होते तो दिखाई देते हैं, एहसास करते भी दिखाई देते हैं, लेकिन समस्याओं का जब थोड़ा सा ही बड़ा रूप सामने आ जाता है तो वहाँ उनका संघर्ष का भाव हमको दिखाई नहीं देता और वो उस संघर्ष से पीठ दे देते हैं और वहाँ से भागते हुए पलायन करते हुए नजर आते हैं। जैसे बंगाली में शरत की कहानियाँ रही हैं, उसी तरह से रूस में चेखव की कहानियाँ रही है। तो इनकी तुलना रूस के चेखव से और बंगाल के शरत से की जाती है, और ये कहा जाता है कि ये हिंदी के चेखव रहे हैं या हिंदी के शरत रहे हैं। इनकी प्रमुख प्रमुख कहानियाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ, दो चार कहानियों के नाम मैं आपके ले देता हूँ। अपना अपना भाग्य, खेल, मास्टर साहब, पाजेब, पत्नी और एक दिन इत्यादि इनकी प्रमुख प्रमुख कहानियाँ रही है। अगले व्याख्यान में हम अज्ञेय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।